अब अनुज बड़ी ही सावधानी से 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकला और उस फ्लोर के कोने वाले रूम की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में रूम के बाहर पहुंचकर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि वह कमरे से आती आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो घबरा मत, किसी को पता नहीं चलेगा। काश अगर यह सब न हुआ होता तो इस हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आती, बल्कि हम कोई और ही जिंदगी जी रहे होते। अरे छोड़ ना यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नरकों की आग में सड़ेगा कमीना कहीं का। अच्छा हुआ जो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब अनुज से रहा नहीं गया तो उसने जल्दी से गेट खोल दिया तो उसके सामने बेड पर लेटी शुभांगी और उसके साथ खड़ी रीना के अनुज को देखकर होश उड़ गए। शुभांगी उठती इससे पहले अनुज ने उसे लेटे रहने का इशारा कर दिया और रीना गुस्से से तमतमाई रीना की तरफ देखकर बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। रीना चिल्लाई। मिस रीना, अपनी आवाज नीचे रखें, मैं अभी भी ऑन ड्यूटी ही हूँ। अब रीना ने अपना गुस्सा पीते हुए जवाब दिया, वो शुभांगी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, इसलिए वो एडमिट है। अनुज ने रीना को घूरा और फिर शुभांगी की तरफ देखते हुए बोला, मैं सिर्फ नर्स के मुंह से आपका नाम और आपके रूम का नंबर सुनकर पहुंच गया हूं, पर आप भी जानती है कि अगर मैं डॉक्टर से पूछेंगा तो वह मुझे सच बताने से पीछे नहीं हटेगी। वो कुछ नहीं बता सकती, उन्होंने हमारे साथ अग्रीमेंट किया है। रीना के सुर अब भी तेज है। मिस रीना, अगर उन्हें पता चलेगा कि शुभांगी उस अमन की एक मंगेतर है जिसका कुछ दिन पहले ही कत्ल हुआ है, तो वह अपना मुंह खोलने में देर नहीं करेगी। यह कहते हुए अमन के चेहरे के हावभाव बड़े सख्त है। अब शुभांगी ने अनुज को देखा और आंखों में नमी लिए बोली, सर रीना झूठ बोल रही है, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है। दरअसल मैं प्रेग्नेंट थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा तो अनुज गंभीर होकर शुभांगी की तरफ देखने लगा। सर यही सच है, मैं अमन के बच्चे की मां बनने वाली थी, पर अब मुझे यह बच्चा गिराना पड़ा। मुझे अफसोस है। अनुज ने हमदर्दी भरी नजर शुभांगी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए बोला, आपको कब पता चला कि आप प्रेग्नेंट है? सर जिस दिन अनुज का मर्डर हुआ था उसी शाम, और आपको अब समझ आ गया होगा कि मेरा यहाँ एडमिट होना बहुत जरूरी था। जी मैं आपकी हालत अच्छे से समझ सकता हूँ, अब आप आराम करें। उसने जाते हुए एक नजर रीना पर डाली जो अब भी अनुज को गुस्से से घूर रही है। अनुज अब एक बार फिर शुभांगी को अपना ख्याल रखने का कहकर वापस कोमल के वार्ड की तरफ आ गया। अगली सुबह यश ने बताया कि मेहुल का स्केच हर जगह, हर गलिनुक्कड़ और दीवार पर चिपका दिया गया है, बहुत जल्द कोई न कोई खबर मिल ही जाएगी। यश उसके फोन को भी चेक करते रहो। सर मुझे लगता है उसने वह नंबर यूज करने के बाद उसकी सिम निकालकर फेंक दी है। मुझे भी यही लगता है। अनुज ने उसकी बात से सहमति जताई। जहां पुलिस पूरी मुस्तैदी से मेहुल को ढूंढ रही थी, वहीं मेहुल एक घर में चोरों की तरह छुपा किसी को फोन करता है। हेलो, अब मैं क्या करूं? पुलिस बुरी तरह मुझे ढूंढ रही है। उसकी आवाज में घबराहट है। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। तुम बस उस घर से मत निकलना, बहुत जल्दी तुम्हारे इस शहर से निकलने का इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर मेहुल को तसल्ली हुई। अब अश्विन और अनुज पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं कि तभी यश ने आकर एक और चौंकाने वाली खबर दी। सर प्रीति और अनुराग के गाड़ी में किलर उन दोनों के जिम के बाहर से दाखिल हुआ था। क्या दोनों के जिम एक ही थे? नहीं, अश्विन अलग अलग थे, अनुज ने जवाब दिया। वैसे सही मायने में देखा जाए तो हमें जितनी लीड अमन के केस में मिली है, इन दोनों के केस में नहीं मिली। क्यों? अश्विन का सवाल है। अनुराग का अपना घर था, वह जैसे ही जिम से घर पहुंचा उसकी गाड़ी में उसका मर्डर हो गया, और उसका घर वहां था जिस गली में सिर्फ 4-5 मकान थे, ना कोई कैमरा और ना है कोई गार्ड या गवाह। यही हालात प्रीति के भी थे और प्रीति के मौत के बाद लगा यह किसी सीरियल किलर का काम है। अनुज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तो मेरे दोस्त, इस बार अश्विन का मैजिक काम आने आ गया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा और फिर उसने बातों ही बातों में शुभांगी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी सुनाई तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कर सकते हैं,
दुनिया ऐसी ही है। तू सही कह रहा है। वैसे अश्विन, तूने आज तक नहीं बताया कि तेरे और ईशा के बीच हुआ क्या था। छोड़ ना, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। अब अनुज ने इस बात के लिए अश्विन पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा, पर उसके चेहरे पर ईशा का नाम सुनकर अनुज को अजीब सी कुंठा नजर आ रही है। राघव, माया और अभिरंजन की हर खबर अश्विन दे रहा है और अश्विन को यह खबर सुनकर समझ आ रहा है कि अभी फिलहाल माया और उसके जासूस से संबंधित कोई दिलचस्प बात नहीं है। उसने फिर भी उसे उन दोनों पर लगातार नजर रखने की हिदायत दी। शाम को अश्विन जब किसी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाला था कि तभी अनुज को एक फोन आया और उस फोन से जो खबर मिली उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अश्विन उसके चेहरे के बदले हाव भाव को देखकर उससे पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या सुन लिया तूने अनुज। अब अनुज और अश्विन वहां पहुंच गए जहां से यह खबर आई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक लाश मिली है और वह लाश माया के सिक्योरिटी गार्ड मनोहर की है। उसे किसी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। अनुज ने उसकी लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और पूरे ट्रैक को सील कर दिया गया। अब अनुज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अश्विन, इसका मतलब किलर हम पर नजर रख रहा है। अनुज यह बोलते हुए रेलवे स्टेशन को गौर से देख रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। अश्विन की नजर भी आसपास ही घूम रही है। लगता है इस किलर को लग रहा है कि इसकी कहानी खत्म होने वाली है, इसलिए यह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं यार, यह सीरियल किलर इतनी आसानी से किसी से डरते नहीं है। यह तो हमें बस चैलेंज पर चैलेंज कर रहा है। अश्विन ने यह कहते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। सच कहो तो मुझे ऐसे किलर बहुत पसंद है। अश्विन की यह बात सुनकर अनुज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब अश्विन करण से मिलने एक बड़े से गोदाम पर गया जहां पर वह रोनित पर नजर रखे हुए है। अश्विन को देखते ही उसने उसे सैल्यूट किया और अश्विन ने उस गोदाम में बैठते हुए उससे उसके काम का अपडेट लिया। सर, 3 दिन बाद एक ड्रग का कंसाइनमेंट शिपिंग से जाने वाला है। तुमने माइक्रोफोन कहाँ फिट किया है? करण ने मुस्कुरा कहा, सर, हमने अपना चलता फिरता माइक्रोफोन रोनित की इस जुर्म की दुनिया में भेज दिया है। अश्विन ने अब उसे सवालिया नजरों से देखा तो करण ने जवाब दिया, सर, मैंने सान्या को उसके हाउसकीपिंग स्टाफ में रिक्रूट करवा दिया है। उसकी यूनिफॉर्म पर लगा माइक और कैमरा हमें पल पल की खबर दे रहा है। ध्यान से करण, उस रोनित को सान्या की जरा सी भी भनक हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। डोंट वरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सान्या बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कदम रख रही है। हम अब उसने वो लैपटॉप देखा जिस पर रोनित का आलीशान ऑफिस नजर आ रहा है और फिर हेडफोन लगाकर कुछ सुनने लगा और करण की तारीफ करते हुए बोला, गुड, आखिर तुमने दिल्ली में बैठे बैठे रोनित की गुजरात में बनी लंका पर नजर रखने का सही इंतजाम किया है। अब कुछ देर और करण से बात कर अश्विन वहां से चला गया। पुलिस स्टेशन में यश ने अनुज को कंफर्म किया कि किसी ने मनोहर को पीछे से धक्का मारा है। उसको धक्का मारने के बाद वह किलर आराम से आकर यात्रियों के साथ बैठ गया होगा। हाँ सर, यही लग रहा है, क्योंकि आखिरी स्टेशन के आते ही मनोहर को धक्का मारा गया और ट्रैक पर सिर लगने से उसने वही दम तोड़ दिया और फिर किलर बड़े आराम से गाड़ी रुकते ही स्टेशन पर उतर गया। पर मनोहर ट्रेन के गेट के पास करने क्या था? सर, वो वॉशरूम गया था। उसके साथ बैठे एक यात्री ने बताया कि चाय पीते ही उसकी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए वह वॉशरूम चला गया। इसका मतलब चाय में कुछ? जी सर, रिपोर्ट बता रही है कि उसकी चाय में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई गई थी। उसने चाय किससे खरीदी? सर, एक 14 साल का लड़का है जो ट्रेन में चाय बेचता है। अब अनुज के पूछने से पहले ही यश बोल पड़ा, सर, उस लड़के की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द वह हमारी गिरफ्त में होगा। अनुज ने यह सुनकर सिर हिला दिया। अब अश्विन के पुलिस स्टेशन में लौटते ही अनुज ने उसे भी मनोहर की मौत से जुड़ी यह जानकारी दी तो वह बोला, बेचारा अपने गांव रामपुर से दिल्ली मरने ही आ रहा था। पर वह आज नहीं आता तो कल आता, उसे ड्यूटी जो ज्वाइन करनी थी। अनुज की बात सुनकर अश्विन ने हाँ सिर हिला दिया।
अब कुछ देर तक दोनों इस केस पर बातचीत करते रहे और फिर अनुज ने टाइम देखा तो जाने के लिए खड़ा हो गया। यार, मुझे कोमल को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाना है। ओके, मैं बाद में मिलता हूं, अश्विन ने अनुज की बात का जवाब दिया। शाम के 7 बजे है। अनुज हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़ा कुछ जरूरी पेपर पर साइन कर रहा है। कोमल की मां सुनंदा कोमल के वार्ड में उसका सामान पैक कर रही है और कोमल कपड़े बदलने बाथरूम में गई है। तभी कुछ पेपर साइन करते वक्त अनुज को शुभांगी का ध्यान आया तो उसने रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह तो सुबह ही यहाँ से डिस्चार्ज लेकर चली गई। अब अनुज ने उसके डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसने डॉक्टर नीलिमा के केबिन की तरफ इशारा कर दिया और वह पेपर रिसेप्शनिस्ट को पकड़ाकर नीलिमा के केबिन की तरफ बढ़ गया। नीलिमा ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया तो वह भी जवाब में मुस्कुराता हुआ शुभांगी के बारे में पूछने लगा। वैसे मिस्टर अनुज, आप शुभांगी को लेकर इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं? मैं पुलिस वाला हूं, अब आप समझ सकती है कि मैं क्यों कंसर्न दिखा रहा होगा। तो क्या शिवानी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है? अब उसने नीलिमा को अमन के मर्डर की बात बताई तो उसने हैरान होते हुए कहा, ओह माय गॉड, यह तो बहुत बुरा हुआ। वैसे उसने मुझे यह बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया है पर पूरी कहानी नहीं सुनाई थी। बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? शुभांगी कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 2.5 महीने की। दरअसल मैं तो इस तरह के एबॉर्शन केस नहीं लेती पर उसके हालात ऐसे थे, नीलिमा ने सफाई दी। जी, मैं समझ सकता हूँ। अब अमन डॉक्टर के केबिन से निकलकर बोला, बास्टर्ड, जब माया से तेरा अफेयर चल ही रहा था तो इस लड़की में घुसने की क्या जरूरत थी? अब उसे सुनंदा का कॉल आया तो वह कोमल के रूम में चला गया। अभी वे कोमल और उसकी मां को लेकर घर पहुंचा ही था कि तभी उसे यश का फोन आया। हाँ यश, सर, शुभांगी की फ्रेंड मिस रीना के बारे में कुछ पता चला है। हाँ बताओ। सर, मिस रीना ने करीब 3 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड रितेश पर जानलेवा हमला किया था जिसमें वह मरते मरते बचा था। अब इससे आगे यश ने रीना के बारे में जो बताया उसे सुनकर अनुज के होश उड़ गए और उसने रीना को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहा। लगता है सीरियल किलर की कहानी यही खत्म, अनुज ने यह कहते हुए अश्विन को फोन मिला दिया।